बात है कि आप ज़बरदस्ती जब एफर्ट डालते हो, ईगो क्या है? जो जैसा है वैसे वैसा स्वीकारना नहीं ईगो है, ये अहंकार तो वही है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इस बात को नहीं स्वीकारना। और ये जो संसार है इसकी सीमाएँ हैं, जो फिज़िकल एक्जिस्टेंस है, जैसे ये चॉक देखो, इसकी सीमाएँ हैं, क्योंकि इसके पास आकार है, रूप रंग है, तो इसकी क्या सीमा है? तो इसकी एक स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड होगी। जैसे अगर मैं इसे तोड़ दूँ, ये क्यों टूटा? इसके टूटने के पीछे कारण ये था कि इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं। गुण हैं तो उस गुण की कमियाँ भी होंगी। गुण होने का मतलब है कि उसमें दोष हो सकते हैं। इसलिए हम बात करते हैं निर्गुण की, है ना? बियॉन्ड द क्वालिटीज़, एट्रिब्यूट से बियॉन्ड। तो गुण हर उन वस्तुओं में होंगे जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो या मेंटल स्टेट पे हो। देखो, अब मन जो है ना, वो भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस के रिल्म में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के रहने के कारण ही उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, राइट? जो उसका क्षेत्र विकसित होता है या ओज कह लो, वो विकसित उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस के कारण होता है। कोई भी सीमित दायरा जिसको आप नाप सकते हैं, जिसको आप भाप सकते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस में, वो सभी वास्तव में फिजिकल ही हैं, भौतिक ही हैं। इसीलिए विचारों को भी भौतिक रूप में देखा जाता है और ध्यान की अवस्थाओं में विचारों को रोका जाता है और बेसिकली वो रुक जाते हैं। जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो खुद ब खुद इवोपरेट होने लगते हैं एक प्रकार से। तो जहाँ भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वहाँ सफरिंग होगा ही। अब आप कहोगे कि इसके तो सकारात्मक पहलू को भी देखो, तो ज़बरदस्ती सिर्फ सकारात्मक पहलू को नहीं देखो और ज़बरदस्ती भी सिर्फ नकारात्मक पहलू को नहीं देखो। लेकिन ये जो डुअलिटी है यहाँ पे, दुख भी सुख भी, इसमें उलझे हुए रहने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? राइट? ये तो ऐसा हुआ, भूख लगा तुमने खाना खाया, फिर भूख लगा फिर खाना खाया, उसके लिए परिश्रम कर रहे हो। और ये जो प्रोसेसेस है, ये आपको लगता है इंटरकनेक्टेड है और बहुत बेहतर है, बट it's not giving you the meaning, right? It's not giving you the fulfillment, it's not giving you the enlightenment and liberation. तो फिर क्या करना होगा आपको? इसलिए बोला जाता है कि जो देखो, कर्म जो है हमारा गुणों से जुड़ा हुआ है, राइट? और गुण भी जो है कर्म से जुड़े हुए हैं। इट्स नॉट मैटर कि क्या कम काम आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जहाँ भी एक्शंस है, इवेंट्स हैं, वहाँ पे सम प्रॉपर्टीज वर्क कर रहे हैं और उनके कारण एक कर्म से जो है, या कह लो संस्कार जन्म ले। जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में आपने सुना ना कि कर्म कर्म है आप, तो उसके कारण एक कर्म संस्कार उत्पन्न होगा और वही सारे इग्नोरेंस का कारण है। तो प्रजनन जो है वो मुख्यतः एक प्रकार से आप देखो तो अज्ञानता का ही आउटपुट है। आप किसी बच्चे को इस संसार में ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो उसकी सीमाएँ होंगी। जैसा मैंने आपको इस चौक से समझाया कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ तो सीमाएँ होंगी। तो ये हमेशा एक प्रकार से इसको योगक्षेम की परिस्थिति में रहना पड़ेगा। कभी प्रोबेबिलिटी जोन्स भी एक अलग रोल प्ले करता है कि कितने चांसेस हैं कि आप इस क्षमता के साथ किसी बेहतर स्टेज में जा पाओगे। तो स्थिति जो है बदलते रहती है, प्रतिकूल होगी, अनुकूल होगी। तो व्हाई यू हैव टू इंडल्ज इन ऑल ऑफ दीज? और किसी जीव को भी इसमें क्यों इंडल्ज करना चाहिए? डेफिनेटली नो वेज। एक समझदार व्यक्ति इन बातों को समझेगा और क्यों उसको इस संसार के, जिसे आप कहते हो भव सागर में, जानबूझ करके पीड़ित करने के लिए लेकर के आएगा। आई हर्ड अ स्टोरी इवन इन द महाभारत, देयर वाज अ थिंग लाइक, मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन वो उसमें भी है कि एक गंगा जो है किसी ने शादी करती है तो वो अपने होने वाले 7 बच्चों को कि 8 बच्चों को गंगा जल में भेज देती है। तो एट लास्ट में वो किंग पूछता है उससे, क्यों भेज देती हो? तो वो बोला कि मनुष्य जीवन दुखमय है, सो देवता लोग यहाँ रहना नहीं चाहते, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो ये मिलता है हर स्टोरीज में। महाभारत वगैरह ये सब तो मिथोलॉजिकल स्टोरीज है जो कि बुद्धि डिक्लाइनेशंस के बाद लिखे गए, ज़बरदस्ती की ब्रह्मांडवादी व्यवस्थाओं को एक प्रकार से सपोर्ट देने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को भी छोड़ दिया जाए तो सिर्फ जो दार्शनिक पहलू है वो यही है कि जीवन दुखमय है और यही निश्चयात्मक बुद्धि का अर्थ भी है। सभी ओर से तुम ये बात समझ जाओ कि संसार में वास्तव में जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो सीमित है
और उस सीमित दायरे में आप कभी भी सत्य को नहीं पा सकते, कभी भी आनंद को नहीं पा सकते, राइट? यू हैव टू बी द इनलाइटेंड पर्सन इन द सेंस कि आप स्वयं को मोल्ड करने की परिस्थिति में आ जाओ कि जैसी परिस्थिति हो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि ये जो सारा एग्जिस्टेंस है, ये जो सारा आप देख रहे हो ड्रामा है, वो एक दिन ख़त्म होना है। एंड फ्रॉम दैट वन यू विल ब्रिंग पीस इन इटसेल्फ, यू नो, खुद के अंदर वो आप शांति लेकर के आओगे कि ये तो सभी एक बार ख़त्म हो जानी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जब सभी ख़त्म हो जाने वाले हैं, जो अप्रकट था वो बीच में प्रकट हुआ और फिर अप्रकट हो जाने वाला, तो इसे तुम प्रकट ही क्यों करते हो? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया कि जैनिज्म फिलॉसफी में ब्रह्मचार एक पॉइंट पे आकर के बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। वो इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट हुआ कि ब्रह्मचार्य के आध्यात्मिक कुछ गुण हैं, बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मचार्य आपको रोकता है नए जीवों को इस संसार में फंसाने से। इसका एक ये पहलू भी है जो कि आपको समझना चाहिए। उसके जो फिजिकल और जो हेल्थ पर्सपेक्टिव हो वो अलग है, लेकिन जो इसके पीछे का एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देखो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखो, वो यही है कि आप नए जीवों के संसार में ना फंसाओ। ओके, अब तुम देखो कि ये काम कैसे कर रहा है। जो पूरा जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर्स की जो हम बात करते हैं, इसमें भी आप देखो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो एक जो दार्शनिक थे, कह लो पॉलीबियस, उनकी एक थ्योरी थी एनासाइक्लोसिस, जिसमें वो कहते थे कि कैसे मोनार्की आता है, यानी एक राजा रूल करता है, फिर उसके बाद टायरेनी आती है, वो राजा करप्ट हो जाता है, राइट, निरंकुश हो जाता है। फिर कैसे उसके निरंकुश हो जाने के बाद जो कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं सोसाइटी में, वो उसको हटा करके अपनी सत्ता लेकर के आ जाते हैं, ओलिगार्ची सॉर्ट ऑफ। फिर कैसे वो भी करप्ट हो जाता है, फिर कैसे मॉब आते हैं, भीड़ का शासन हो जाता है, बिल्कुल एक प्रकार से अराजकता फैल जाती है। तो ऐसे सिविलाइजेशंस डिक्लाइंस हो जाते हैं और फिर एक नई शुरुआत होती है। तो ये हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, भले इसकी पैरामीटर्स को आप बड़ा कर लो। हो सकता है कि ये साइकिल पिछले 500 सालों में एक बार पूरा हो जाए, पिछले 1000 सालों में हो जाए, पिछले 10,000 सालों में पूरा हो जाए, लेकिन ये होता है, राइट। इससे मानव तभी निकल सकते हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो तभी निकल सकता है इस एनासाइक्लोसिस के जो चक्कर है उससे, जब यहाँ पे एक ऐसा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, राइट, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस को नॉन फिजिकल में एग्जिस्ट कराने के और बढ़ जाए। और वो बेसिकली है क्या? अगर कोई ऐसा नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो डेफिनेटली हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस में ना आने के पहले भी वो है और उसके बाद भी वो है, जो एक कॉन्सेप्ट के रूप में आप आत्मा कह लेते हो, राइट। अगर ऐसा कुछ है तो भी प्रजनन कहीं ना कहीं आप देखो कहीं से समर्थन नहीं पाता है। इस संसार में आना विथ इन लिमिटेड पीरियड ही क्यों, राइट, बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी विथ इन यू, हार्मोनिक कंडीशंस विथ इन यू। तो आप इसके ऊपर अपनी समझदारी को भी तो ला सकते हो ना। तो प्रजनन कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। प्रजनन करना, नए जीवों को दुनिया में लाना, उसको दुख देना, ये न मानवीय है, न तार्किक है, न बौद्धिक है और ना ही सभ्य है। धन्यवाद।